नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सत्ता का महाभारत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में 1 जून को पहुंच रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। कुल 57 सीटें ऐसी हैं जहां आज शाम से प्रचार थम जाएगा। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की भी 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होना है। लेकिन इन 57 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होकर रहेगा। सुनिए गाजीपुर में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 400 पार हो, 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उधर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सिटी पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया और यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त कराने का वादा किया। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी एक आध बचे होंगे उनको भी वे भी सफाया हो जाएगा। इनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं। अब ब्लेम गेम शुरू होगा। 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे। आप देखिएगा ना, ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हम लोग 5 जून के बाद फिर से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी साल की। हम लोग कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में फिर 5 साल जैसे चलते हैं वैसे चलने लगेंगे और देश की सेवा, गरीबों की सेवा करेंगे। उधर वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस के अजय राय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो तो लीड बढ़ाने की बात है, इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई बनारस में। आखिरी चरण की जंग में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मंडी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मेरा तो घर है यहाँ पे, मेरी जमीनें हैं यहाँ पे, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, तो मैं और कहाँ जाऊंगी। रिगार्डलेस ऑफ आई बिकम MP और नॉट, मैं रहूंगी तो घर में। मैं हिमाचल की हूँ। जबकि पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे अभिषेक बनर्जी पर हैं और बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आखिरी चरण का ये रण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाला है। चुनाव के आखिरी चरण का समय आ गया है। 7वें चरण में पूर्वांचल में आने वाली यूपी और बिहार की 17 सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में इस बार पूर्वांचल का समीकरण क्या है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी का रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए। बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है, जब 2 दिन बाद पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं
तो 4 बिहार की, और इन्हीं गंगा किनारे अपनी अपनी नैया लिए सियासी खवैया हिचकोले खा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश है, आर नहीं तो पार। पूर्वांचल में इस बार क्या समीकरण है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कहां किस सीट पर सियासी तापमान हाई है। वाराणसी में मोदी फैक्टर से टक्कर है, गोरखपुर में योगी फैक्टर से भिड़ंत है, गाजीपुर में सियासी तापमान बढ़ चुका है, मिर्जापुर में सियासी महाभारत पहले से जारी है। मोदी की काशी में 2 लड़कों की नजर है, मोदी की काशी में पूरा एनडीए का कुनबा है, मोदी की काशी में बड़े बड़े नेताओं का रैला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी में मोदी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है, वो भी विकास के दम पर, विश्वास के दम पर और गारंटी के नाम पर। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी ही नहीं बल्कि मोदी मैजिक का पूरे पूर्वांचल पर असर है। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगियों की भी पकड़ है। बीजेपी के साथ अपना दल एस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी है, तो इंडिया गठबंधन की टीम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये गठबंधन कितना असरदार, कितना दमदार है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे दल भी पूर्वांचल में बड़े कमाल के हैं। निषाद राजभर पटेल का खेल पूर्वांचल में खूब होता है और इस समाज के सारे नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों पर वाराणसी का असर रहता है और इस सीट पर खुद असरदार नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विजय मार्जिन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब से कुछ ही घंटे बाद लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर है कन्याकुमारी की और इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री ने करीब 3 साल पहले 2021 में उस वक्त बनाया था जब वो तमिलनाडु के दौरे पर थे। और अब यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम जब आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर शांत हो जाएगा, तब से लेकर 1 जून की शाम तक, जब आखिरी चरण के लिए वोटिंग की गहमागहमी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री यहां ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। अब पीएम के इसी ध्यान पर सियासी व्यवधान शुरू हो गया है।
लेकिन उसकी बात करें इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम ने अपनी साधना और ध्यान के लिए इसी जगह को क्यों चुना। तो इसके पीछे वजह है इस जगह की अहमियत, जो पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर ध्यान लगाया था, जबकि ऐतिहासिक अहमियत के मुताबिक दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था और उसके बाद 24 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इसी चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे और 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक उन्होंने इस चट्टान पर ध्यान किया, जिसका केंद्र था भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य। और यहीं से स्वामी विवेकानंद ने देखा था एक भारत और विकसित भारत का सपना। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिण इलाका है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम क्षेत्र भी। अब इसी जगह पर ध्यान साधना करके प्रधानमंत्री देश को एकता का संदेश देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया हो या साधना की हो। ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं और उस पर सियासत भी होती रहती है, चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से पहले और बाद में। आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 5 जनवरी 2014 की है, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर 2019 की है, जब पीएम चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ पहुंचे थे और वहां रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। और तीसरी तस्वीर इसी साल फरवरी की है, जब प्रधानमंत्री ने द्वारका में पूजा के बाद समंदर के नीचे ध्यान लगाया था। सियासत हर बार हुई है तो जाहिर है इस बार भी होनी ही थी और हो भी रही है। आखिरी चरण के लिए प्रचार अभी चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर विपक्ष ने ध्यान दे दिया है। ध्यान का मतलब होता है कि झंझट से, आम जनता से, पब्लिक से हट करके एकाग्र होकर के ध्यान लगाना। ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान को इन्होंने उसका मतलब बदल दिया है। ये इनकी धृष्टता है, ध्यान नहीं है। कैमरा लेके जाएंगे, एक आंख बंद है तो दूसरे देखते रहते कोई कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा। बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। खैर, इस ध्यान के बीच देश की 57 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे और खास बात ये कि उन सीटों में वाराणसी भी शामिल है, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर उम्मीदवार हैं। तो प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल मचा दी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। पूरी ध्यान करता पड़े कि किसी जगह पड़ेगा 3 दिन में पड़ेगा कर इतना मॉडल पूरा कॉन्टेंट को चला देगा।
ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे, जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दे दिया। तेजस्वी ने योगी की तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से की। तेजस्वी के बयान पर अब सियासत तेज है। एनडीए नेताओं ने इसे हार की आशंका की बौखलाहट बता दी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता तेजस्वी की हां में हां मिला रहे हैं। नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। बिहार में गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9 जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। बिहार में बढ़ते तापमान के साथ ही नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिलचिलाती गर्मी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी करके बिहार के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। तेजस्वी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। खुद सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कहा है। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। योगी आदित्यनाथ पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नकवी ने कहा कि हार की आशंका से बौखलाहट में ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। हार की हताशा और डिफीट का डिप्रेशन बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो इन लोगों को यही बिना मांगी सलाह दूंगा कि 4 तारीख को इस तरह का डिप्रेशन अगर बढ़ा तो एक किसी अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था ये लोग करके रखें। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे दी। ऐसी टिप्पणी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तेजस्वी जी को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर दिए तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी और कांग्रेस को इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगता। ये तो हिटलर शाही तानाशाही जो ये कर रहे हैं, अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, तो इनका कौन यहाँ बिहार में नोटिस ले रहा है? तो ठीक ही श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री तो इतना दौरा कर रहे हैं, तब यूपी के मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? होना वही है जो बिहार की जनता ने तय कर लिया और देश की जनता ने तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक शब्दों की एंट्री हो रही है। 1 जून को होने वाली आखिरी चरण की वोटिंग तक इस जुबानी जंग में और कौन-कौन से शब्द शामिल होते हैं, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मॉनसून की। केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में गर्मी का तांडव जारी है। इसीलिए लोग अब बेसब्री के साथ झमाझम बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केरल के द्वार मॉनसून की बहार।
कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। ये तस्वीरें आपके दिल को खुश कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को सुकून दे सकती हैं, क्योंकि केरल के कोट्टयम से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि केरल के द्वार पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। झमाझम बारिश ने यहां गर्मी के प्रचंड रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और खबर है कि झूमते झूमते जून के अंत तक मॉनसून दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सुकून और सुख देने वाली इन तस्वीरों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में आग उगलता आसमान सब कुछ जला देने को तैयार दिख रहा है। न घर में चैन है न बाहर, हर सिस्टम, हर तकनीकी संसाधन में जैसे मौसम ने आग लगा दी है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का समझ लीजिए, जहां मौसम की मार के बीच पानी की किल्लत ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। और यही वजह है कि अब गर्मी से परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर रही हैं। चिट्ठी लिखकर केंद्र से ये त्राही रोकने की बात कह रही हैं। जब दिल्ली के 3 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही पर्याप्त नहीं जा रहा है, यमुना में पानी ही पर्याप्त नहीं आ रहा है, हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, तो दिल्ली के लोगों के पास तो पानी की किल्लत होगी ही। हमने कुछ दिन पहले हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी थी, आज हम केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे। हरियाणा सरकार अपनी मनमानी से दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में त्राही मचने से रोके। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया, दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? दिल्ली में मौसम ने क्या हाल कर रखा है, इसे जरा आंकड़ों से भी समझिए। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक 28 मई की आधी रात से 29 मई की आधी रात तक विभाग को एक दिन में 220 आग लगने की कॉल्स रिसीव हुई। दिवाली पर लगने वाली आग की कॉल को छोड़कर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में आग लगने की 220 कॉल आई हो। फायर डिपार्टमेंट इसके लिए भीषण गर्मी को वजह मानता है, इसीलिए न्यूज 18 इंडिया ने भी दिल्ली की गर्मी की पड़ताल करना जरूरी समझा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आगे देखिए मारो राजस्थान।